तो हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2025 बायोलॉजी, जिससे 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आने या नहीं, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी श्योर से आ सकते हैं। तो अगर तुम ऐसा स्टूडेंट हो जिसने बायोलॉजी कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो रिवीजन करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देख लो, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा। तो तुम एटलीस्ट इन टॉपिक से क्वेश्चन तो मत गलत करना, उसके अलावा भी मैं और दूसरी पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि नीट एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, एक दिन से भी कम का टाइम है। एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मुझे टाइम मिल नहीं पाया, अब टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसे देख लेना। कोई ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं जाएगा, बस 10-15 मिनट जाने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर तुम्हें इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं पहले पॉइंट की, और जो पहला टॉपिक है वो हमारा वो दो टेबल है जो है बायोमोलिक्यूल्स का। इसको तुम्हें अच्छी तरह से रट लेना है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या है भैया, चलो इसको देखते हैं। पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट कौन से होते हैं? केराटिनॉइड, एंथोसायनिन्स होते हैं। ये तुम्हें मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है कि बताओ पिगमेंट कौन से। तो केराटिनॉइड और एंथोसायनिन क्या होते हैं? वो तुम्हारे पिगमेंट होते हैं। एल्कोलॉइड की बात करें तो एल्कोलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन होते हैं। तुम्हें पता होगा ना, मॉर्फिन, कोडीन ये दोनों मतलब ड्रग्स वगैरह टाइप की चीज होती है। तो एल्कोलॉइड में ये दोनों चीज आती है। टर्पेनॉइड्स में आती है मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स। नाम में टर्पिन्स है और इधर भी टर्पेनॉइड है। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल, यहां भी ऑयल वहां भी ऑयल, ये दोनों याद हो जाएगा। दिक्कत याद आती है क्या करने में? टॉक्सिन इक्वल टू अर्बिन प्लस रिसिन। तो टॉक्सिन में क्या इन लगा हुआ है, अर्बिन रिसिन में भी इन लगा हुआ है, तो ऐसे टॉक्सिन इक्वल टू अर्बिन रिसिन, इस तरह से याद रखना। और लेक्टिन, लेक्टिन में भी इन है, लेकिन लेक्टिन में कंफ्यूज मत होना। लेक्टिन में क्या था? कॉन्कावेलिन है, यहां भी इन आ रहा है, तो लेक्टिन में क्या था? कॉन्कावेलिन है। लेक्टिन में क्या आएगा? कॉन्कावेलिन है, इस तरह से याद करना। और ड्रग्स में क्या आते हैं? विनब्लास्टिन, कुरकुरमेटिन, ये दोनों जो होते हैं एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं, याद कर लेना। क्या पता पूछ दे कि कौन सा ड्रग है, तो ये एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं, ठीक है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं? रबड़, गम, सेलुलोज, ये सारी चीज। तो इस टेबल को अच्छी तरह याद कर लेना। बात करते हैं अगले टेबल की। तो इसमें देखा है जो प्रोटीन होता है कोलेजन, वो क्या होता है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये उसका फंक्शन होता है। मतलब वो एक तरह से सेल्स को जोड़ने का काम करता है। कोलेजन फाइबर बनाता है ना, और वो एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेजन। ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। कहां होता है तो मुझे कमेंट करके बताना, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि क्या करता है? ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है कि बढ़ाता है? बताओ, कमेंट करके बताना। इंसुलिन क्या करता है? कम करता है, बढ़ाता है। बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी क्या करता है? इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ता है, मतलब एक तरह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। रिसेप्टर में क्या आता है? सेंसरी रिसेप्टर आते हैं। और ग्लट फोर जो होता है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराता है सेल में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लट फोर वाला क्या करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, जिसका आंसर तुम कमेंट में कर देना। जो कोलेजन होता है और जो रुबिस्को होता है, दोनों मोस्ट अबंडेंट होता है, लेकिन कहां होता है? कौन सा एनिमल वर्ल्ड में होता है, कौन सा प्लांट में, कौन सा ओवरऑल, ये बता देना कमेंट में, ठीक है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है तुम्हारा ईसीजी। तुम्हें दिख रहा होगा ईसीजी, इससे भी वन शॉर्ट क्वेश्चन आने आने। जो तुम्हारा ग्राफ होता है, ग्राफ का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और जो मशीन होता है, मशीन का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम होता है। इस चीज का याद रखना है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, तुम्हें इसको याद रखना। ये उल्टा ही होता है, ग्राफ का नाम है ग्राम और मशीन का नाम है ग्राफ, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पी वेव होता है, वो क्या शो करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया शो करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और टी वेव क्या शो करता है? टी वेव शो करता है तुम्हारा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तुम बोल रहे हो भैया फिर रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहां गया? वो तो आपने लिखा ही नहीं, वो तो गायब लग रहा है। हाँ, रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए कोई भी वेव नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज कर जाती है, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन है, एंड ऑफ टी वेव कब होता है? एंड ऑफ सिस्टोल पे होता है या एंड ऑफ डायस्टोल पे होता है? इसका आंसर कमेंट में कर देना। बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो कि हम तुम्हारा ब्लड ग्रुप्स और उसकी कंपेटिबिलिटी। तो तुम्हें पता होगा जो ओ नेगेटिव होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। और जो एबी पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा जाता है, बस तुमसे ओ और एबी ही पूछा जाएगा, ठीक है। और जो एंटीजन होते हैं वो कहां होता है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। और एंटीबॉडी कहां होती है तुम्हारी? एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में होती है, याद रखना। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेबल क्या रखना कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस वाले को डोनेट कर सकता है। और आरएच कंपेटिबिलिटी किस लिए देखी जाती है? तो आरएच कंपेटिबिलिटी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है तुम्हारा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तुमने पढ़ा होगा, ये कब होता है? जब मदर का आरएच नेगेटिव हो और फीटस का आरएच पॉजिटिव हो। या तुम ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में कि मदर का आरएच नेगेटिव हो और फादर का आरएच क्या हो? पॉजिटिव हो। तो इस केस में क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। याद रख लेना, कंडीशन है मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, तो क्या होगा? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होगा, उस केस में इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होगा। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में तब भी कुछ नहीं होता। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है सेकंड प्रेगनेंसी या ऑनवर्ड प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट के बाद वाली प्रेगनेंसी में, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ टॉपिक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब क्या होता है? सुपीरियर ओवरी। इसका तुम डायग्राम दे सकते हो, डायग्राम में नीट एग्जाम में आने के फुल चांस है। तो हाइपोगाइनस की क्या ये डायग्राम है, और ये दोनों जो डायग्राम है तुम्हारा बी और सी वाला, वो किसके लिए? वो पेरिगाइनस के लिए, और लास्ट वाला एपिगाइनस के लिए। तो हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। इसकी बात करें तो मस्टर्ड, चाइनाडोज, ब्रिंजल। भैया याद कैसे करना है? तो इसका ट्रिक होता है एमसीबी। एमसीबी जेसीबी जिस तरह से होता है उस तरह से एमसीबी है, ठीक है। तो हाइपोगाइनस का क्या हो जाएगा? एमसीबी हो गया, मस्टर्ड, चाइनाडोज, ब्रिंजल। पेरिगाइनस मतलब क्या होता है? सेम लेवल, ठीक है। हाइपो मतलब सुपीरियर, पेरी मतलब सेम लेवल। पीआरपी याद करना है, जैसे न्यूज का क्या होता है? टीआरपी होता है, उस तरह से इसमें क्या है? पीआरपी, पम रोज पिच, पम रोज पिच, पम रोज पिच, ठीक है।
बात करते हैं अगले की जो कि होता है एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब क्या होता है? इंफीरियर ओवरी। और इस किसका एग्जांपल क्या होता है? जीसी। जीसी मतलब गावा कोकम्बर। तो तीनों एग्जांपल तुम्हें रटे हुए होने चाहिए और डायग्राम भी रटा हुआ होना चाहिए। बीच वाला दोनों किसका है? पेरी का है। इधर वाला हाइपो का, इधर वाला इपी का है। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। बात करते हैं अगले टॉपिक के जो कि हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब जो मतलब ट्रांसफर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बीच में। तो इसमें आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब क्या होता है? अगर सेम फ्लावर के बीच में ही अगर पॉलिनेशन हो रहा है। जिटनोगेमी। जिटनोगेमी होता है फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। तो जिटनोगेमी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली तो ऑटोगेमी है लेकिन फंक्शनल क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। और अगला आता है जीनोगेमी जिसमें फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। और कमेंट डाउन करके बताना कि चीजमोगेमी और क्लेस्टोगेमी क्या होता है और इसमें कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और ये भाई इससे तुम 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, 2 तो आ ही सकते हैं। वो है तुम्हारा स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। इसके टोटल 5 स्टेज होते हैं और याद रखना जो प्रोफेज 1 होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोफेज 2 से। ऑब्वियस सी बात है 5 स्टेज है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ही। बात करते हैं पहले स्टेज की जो कि लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट होता है। ठीक है और इसके अंदर क्रोमोसोम विजिबल होना लाइट माइक्रोस्कोप में पहली बार होना स्टार्ट होते हैं। तुम्हें जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे ना उस वर्ड को रखना, याद रखना है क्योंकि वही एग्जैक्ट सेम लाइन एग्जैक्ट सेम वर्ड नीट एग्जाम में आने वाला है। जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोटिन में सिनेप्सिस होता है और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है या फिर बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म होता है, याद रखना है। और पैकेटिन में क्या होता है? बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। अगर बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म हो रहा है तो क्या है? जाइगोटिन। और बाइवेलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल हो रहा है तब क्या है? तुम्हारा पैक्टिन है। ठीक है, और पैक्टिन में क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स भी होता है। बात करते हैं अगले स्टेज की जो तुम्हारा डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या फिर चियाजमाटा फॉर्मेशन। और डायकाइनेसिस क्या होता है? उसमें जस्ट कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो कि लास्ट स्टेज है तुम्हारा और इससे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन ये 4 स्टेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं अगले जो टॉपिक की ओर, वो है हमारा पिगमेंट ऑफ एल्गी। अगला टॉपिक है पिगमेंट ऑफ एल्गी। इसमें 3 पिगमेंट होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरो में क्या होता है? एबी होता है। फियो में क्या होता है? एसी होता है। रोडो में क्या है? एडी है। कैसे याद करो भैया? रोडो है ना तो रोडो में तो डी होगा, ये तीनों में कॉमन है। रोडो में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, और क्लोरो में क्या आ रहा है? सी में सी नहीं आता, सी में बी आता है। रोडो में डी आ गया क्योंकि डी है। और क्लोरो में क्या है? सी नहीं आता, बी आता है, बस ऐसे याद रखो। और फियो में क्या होता है? फ्यूगोजेंथिन होता है। और रोडो में क्या होता है? फाइकोइरेथ्रिन होता है। 2 अलग से पिगमेंट याद रखने, इसको इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड की। तीनों में स्टोर्ड फूड क्या होता है? तो अगर क्लोरो है तो क्लोरो में क्या होता है? पायरेनोइड्स मतलब स्टार्च। फियो है तो क्या होता है? लेमिनेरिन या मैनिटोल। और रोड्स में क्या होता है? फ्लोरिडिनल स्टार्च। इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, 3-4 बार बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि कल ही नीट एग्जाम है। तुम एक बार अगर देख के चले गए ना तो तुम वहां पे आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक को जो कि सिंड्रोम्स। कुछ सिंड्रोम्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में से पढ़ के आना है। लाइक पहला है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। इसको किसने दिया था? लैंगडॉन डॉन ने दिया था। इसमें क्या होता है? बच्चे की हाइट छोटी होती है, शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, हाइट भी स्मॉल होता है। उसके साथ ही पामड क्रिज। पामड क्रिज क्या होता है? मतलब यहाँ पर कुछ क्रिज जैसा बना होता है हैंड में। ठीक है, और फरो टंग। टंग जो होता है वो बहुत छोटा फरो टाइप का होता है। और मेंटल रिटार्डेशन भी साथ में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे फीचर तुम्हें याद रखने। क्या पता ऐसा कोई केस बना के दे दिया जाए और पूछा है कि बताओ ये किसका केस है, तो वो डाउन सिंड्रोम का ही केस होगा। उसमें टंग वाला जरूर क्वेश्चन आएगा, पामड क्रिज जरूर लिखा होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया। बात करते हैं दूसरे सिंड्रोम जो कि क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। वो किसमें आता है? अगर मेल में एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो क्या होता है? ओवरऑल तो वो मेल ही रहता है, एक्स वाई तो है, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बनता है? एक्स एक्स वाई बन जाता है। और इसमें क्या मिलता है? गायनेकोमेस्टिया देखने मिलता है। और ये जो मेल होता है वो स्टेराइल होता है। बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो अगले टॉपिक क्या, उसी टॉपिक में अगले सिंड्रोम की ओर जो कि टर्नर सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये एक तरह होती तो ओवरऑल फीमेल ही है, लाइक उसका एक्स एक्स होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? एक इसका एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, जिस कारण से क्या बचता है? बस एक्स वही XO बचता है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसोमी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? रूडिमेंट्री ओवरी मिलता है, मतलब ये भी स्टेराइल होती है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि तुम्हारा हार्डी-विनब्रिन प्रिंसिपल। इसका बात करते हैं तो इसमें कुछ इसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है तुम्हारा जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, दूसरा है तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है तुम्हारा म्यूटेशन, फोर्थ है तुम्हारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और फिफ्थ है तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर देना एक बार। और इसमें क्या होता है? P + Q = 1 होता है। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन दिया रहा है कि P = 0.4 है तो बताओ Q कितना होगा? तो Q क्या होता है? 0.6। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लस P² + 2PQ + Q² क्या होता है? वो भी तुम्हारा 1 होता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि है हार्मोन रिसेप्टर। तो देखो हार्मोन रिसेप्टर 2 जगह प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एक होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा वो किस केस में होगा? जब कोई पेप्टाइड हार्मोन है, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, अगर ये सारे हार्मोन है तो कहां पे रिसेप्टर होगा? सेल मेम्ब्रेन पर होगा। या फिर साथ में एपिनेफ्रिन है तब भी सेल मेम्ब्रेन पर ही होता है, क्योंकि ये भी अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं।
बट न्यूक्लियर रिसेप्टर कब होता है? जब तुम्हारे हार्मोन किस टाइप के, स्टेरॉइड्स हार्मोन हो, लाइक कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडायल, प्रोजेस्टेरोन, मतलब ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों तुम्हारे सेक्स हार्मोन हो गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और साथ में क्या आता है? कॉर्टिसोल आता है, और उसके साथ ही थायराइड हार्मोन भी आते हैं, T3 और T4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मत भूलना, ये दोनों लोग भूल जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। भैया ये क्या कर्व, क्या ये कर्व ऐसा बनता है, क्या पता तुमसे कर्व ही एग्जाम में पूछ लिया जाए या कर्व से कुछ डिटेल में पूछ लिया जाए, ठीक है? तो यहाँ पे कर्व ऐसा बनता है, कुछ सिग्मॉइड शेप का बनता है, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व नाम होता है। और हीमोग्लोबिन और जब भी ऑटो कंबाइन करता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब वो दोनों फिर हट भी सकता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? 4 ऑक्सीजन ही कैरी करता है। और एक लाइन एनसीईआरटी में दी गई, तुम्हें याद करना है कि हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कैरी करता है? 4 ml CO2 कैरी करता है एल्वियोलाई तक। और हर 100 ml O2 ब्लड कितना कैरी करता है? 5 ml O2 कैरी करता है टिश्यू तक। तो यही थी आज की वीडियो में। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें ऐसे और वीडियो चाहिए नीट एग्जाम तक तो कमेंट कर देना हाँ भैया और वीडियो चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, लव यू।